ईरानी नागरिकों के लिए असली खतरा शायद अमेरिका नहीं, बल्कि युद्ध शांत पड़ने पर देश के भीतर क्या होता है। तेहरान के अधिकारी असहमति पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दे रहे हैं। जून में 12 दिन के युद्ध के बाद दिखा कि युद्ध विराम से हिंसा भीतर की ओर मुड़ सकती है, जिससे आम ईरानी एक बार फिर शासन की क्रूर दमन कार्रवाइयों का मुख्य निशाना बन सकते हैं। साथ ही आर्थिक नुकसान भी सामने आने लगे हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस आकलनों के अनुसार ईरान को पिछले 6 हफ्तों में 140 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। इसका मतलब तेहरान के लोगों के लिए और ज्यादा अनिश्चितता व आर्थिक दबाव है। इस विषय पर चर्चा के लिए डॉक्टर सोना काजेनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन ला क्रॉस से जुड़ रही हैं। डॉक्टर काजेनी, साल की शुरुआत में जो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, वे आंशिक रूप से आर्थिक निराशा के कारण भड़के थे। अब युद्ध के बाद इन बड़े नुकसानों के साथ इसका आम ईरानियों पर क्या असर पड़ेगा? पहले तो इसके लिए धन्यवाद कि आप वास्तव में इस मुद्दे की परवाह कर रहे हैं और इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये देखना वाकई बहुत दुर्लभ है कि लोग वास्तव में राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इस दलदल के बीच में हैं और uh, और बाकी राजनीति के बीच भी असल में ईरानी लोगों की हकीकत की परवाह करना, जो कि इस्लामिक रिपब्लिक के पहले शिकार और नंबर 1 दुश्मन है, बहुत कम देखने को मिलता है। जैसा कि आपको याद होगा या आपके दर्शकों को याद होगा, 1988 में इराक के साथ युद्ध विराम के बाद जो युद्ध ईरान और इराक के बीच 8 साल तक चला, उसी दौरान मेरी भी जन्म हुआ था। असल में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्ताव 598 को मंजूरी दी गई थी और इस्लामिक रिपब्लिक, जो सद्दाम हुसैन की कट्टर दुश्मन थी, ने भी इसे स्वीकार किया था। आखिरकार उन्हें युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया क्योंकि उनका गोला बारूद खत्म हो रहा था और अन्य कारण भी थे। उसके बाद कुछ ही हफ्तों में उन्होंने 1988 की गर्मियों में राजनीतिक कैदियों और असंतुष्टों का सबसे हिंसक नरसंहार किया, जिनमें से कई अपनी सजा पूरी कर चुके थे या सजा काट रहे थे। 4500 लोगों को फांसी दी गई और सामूहिक कब्रों में फेंक दिया गया, ज्यादातर सामूहिक कब्रों में। आज भी कई लोगों को उस घटना के बाद से जबरन गायब कर दिया गया है या वे अब भी लापता हैं और परिवारों को उनका पता नहीं है या वे कहां दफनाए गए हैं ये नहीं मालूम। तो अब ईरानियों के लिए ये समय बहुत डरावना है क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। यहाँ तक कि इजराइल के साथ 12 दिन की जंग के बाद भी हमने देखा कि ईरान ने 20,000 लोगों को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया और उनमें से कुछ को फांसी दे दी गई। तो जब भी इस्लामिक रिपब्लिक को विश्व मंच पर अपमानित किया जाता है, वो उसका बदला ईरानी जनता से लेती है और उस अपमान की भरपाई ईरानी लोगों की बलि देकर करती है। और दूसरी तरफ, जैसा कि आपने कहा, ईरानी लोग भारी महंगाई से जूझ रहे हैं। आप जानती हैं, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, हर चीज बहुत बहुत महंगी हो गई है। हर बार जब आप किराने की दुकान जाती हैं तो सिर्फ कुछ अंडे लेने के लिए भी आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और अगर आप बहुत अमीर हैं तो शायद थोड़ा मांस भी ले सकें। और ईरानी लोग जानते हैं कि अब जब इस्लामिक रिपब्लिक, खैर अगर ऐसा हुआ भी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई समझौता कर सकते हैं, तो लोग बहुत डरे हुए हैं। लोग डरे हुए हैं कि इसका उनके लिए क्या मतलब हो सकता है। राज्य उनसे अपनी युद्ध में हुई हानि की भरपाई के लिए क्या वापस लेने आ सकता है। लोग इसी बात से डर रहे हैं। और how ये सब कहाँ जाएगा। याद रखें, ईरान इराक युद्ध ने शासन को असली ताकत के रूप में स्थापित किया और हम ईरानी होने के नाते डरते हैं कि ये युद्ध भी ईरानी शासन के साथ वही करेगा अगर इसे अभी छोड़ दिया गया, या अगर कोई समझौता तब हो जाता है जब शासन को हराया नहीं गया है और उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, बस सत्ता में बना हुआ है। IRGC उसकी रीढ़ है। तब ये शासन को दुनिया की ताकतों के सामने और भी ज्यादा अड़ियल बना देगा। वो खुद को अजेय मानेगा और एक ऐसी ताकत समझेगा जिसे अमेरिका और इजराइल भी हरा नहीं सके। तो ये बहुत बहुत खतरनाक है। ईरानियों के लिए ये बहुत खतरनाक और बहुत अनिश्चित दिन है। इसी दौरान हमें वास्तव में ये साफ तस्वीर नहीं मिल रही है कि ईरान के अंदर असल में क्या हो रहा है। वहां लगभग पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर दिया गया है।
हम कब उम्मीद कर सकते हैं कि ईरान में इंटरनेट फिर से खुलेगा, ताकि हमें ये बेहतर तरीके से पता चल सके कि आज के दिन वहाँ असल में क्या हो रहा है, या फिर क्या शासन इसे जितना संभव हो सके उतना सीमित ही रखेगा? खैर, ये एक अच्छा सवाल है। अभी जो लोग आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा उन प्रतिबंधों के अलावा है जो हम पर पिछले कुछ दशकों से लगाए गए हैं, और यहाँ तक कि सबसे बुरे प्रतिबंध अहमदी इंसदाद की परमाणु दुस्साहस भरी मुहिम के बाद लगे थे। लेकिन अब बहुत सारे व्यवसाय बहुत पैसा खो रहे हैं या सिर्फ इंटरनेट की कमी के कारण अपने व्यवसाय बंद करने पर मजबूर हो गए हैं, है ना? बहुत सारे व्यवसाय हैं जो इन सेवाओं पर निर्भर करते हैं, और इस इंटरनेट बंदी के कारण लोग और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। मेरा खुद का अनुमान है कि शासन इंटरनेट को तब तक बंद रखेगा जब तक या अगर अगले कुछ हफ्तों में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। और अगर नहीं हुआ तो ये बंदी और भी लंबी हो सकती है। मैं अपने परिवार के सदस्यों को भी कॉल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ही संक्षिप्त फोन कॉल मिलते हैं, कभी कभी सिर्फ इतना बताते हैं कि वे जिंदा और ठीक हैं, बस इतनी सी बात। वरना लोग संगठित भी नहीं हो पा रहे हैं, और इसका एक हिस्सा ठीक इसी बात को रोकने के लिए है कि वे खुद को संगठित ना कर सकें या विरोध ना कर सकें, या बमबारी रुकने के बाद वे जो भी कर सकते हैं उसे ना कर पाएं। इसका एक और मकसद जो शासन हासिल करना चाहता है वो है अपने लोगों की राजनीतिक सक्रियता और उनकी आवाजाही पर नियंत्रण रखना। मेरा मतलब है, हमारे पास ये मुझे नाजी शासन के दौरान एसएस यूथ की याद दिलाता है, जब बच्चों को, लगभग किशोरों को हथियार दिए गए थे। अब यही ठीक वही है जो ईरान और अन्य धार्मिक फासीवादी राज्य कर रहे हैं। वे बच्चों को सुरक्षा उपकरण और AK-47 दे रहे हैं और उन्हें बसीज मिलिशिया के हिस्से के रूप में सड़कों पर छोड़ रहे हैं। अर्धसैनिक बल जनता को परेशान करें, लोगों को गेस्टापो की तरह कागजात मांगकर रोके। तुम्हारा फोन कहाँ है? तुमने वो संदेश क्यों भेजा? तुमने क्या किया? स्टारलिंक टर्मिनलों के लिए लोगों के घरों की तलाशी लेना और कभी-कभी लोगों को गिरफ्तार करना, छापेमारी करना। देखो, इस्लामी गणराज्य में जो एकमात्र मशीनरी बहुत प्रभावी है, वो है दमन, फांसी और यातना की मशीनरी। वो कभी नहीं रुकती। वो मशीनरी 100% प्रभावी है। जबकि राज्य दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना और मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति यानी इजराइल से लड़ रहा है, तब भी वो फांसी देना जारी रखता है। डॉक्टर सोना काज़ेनी, हमारे दर्शकों तक आपकी आवाज़ पहुंचाना ज़रूरी है। आज i24 न्यूज़ इंग्लिश पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।